अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जॉइन किया है आज आलोक राजन ने, जिन्हें आप सब जानते ही हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, इसके अलावा उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आजू जी, थैंक यू। मुझे ये बताइए कि अभी हम कोशिश कर रहे होते हैं, हम जिसे कहना चाहिए जर्नलिस्ट भी, यूट्यूबर्स भी, कि थोड़े से टर्म्स बेहतर हों, लेकिन कहीं न कहीं से कोई बात हो जाती है। इस बार दोनों तरफ सही हो गई है। हमारे पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया, हिना रब्बानी खर को ले लीजिए, चाहे बिलावल भुट्टो को ले लीजिए, या हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसके पीछे भारत का हाथ है। और इसी किस्म की बात डॉक्टर जयशंकर ने कही है कि जो टेररिज्म हो रही है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। किस तरह देख रहे हैं आप दोनों की स्टेटमेंट्स को? देखिए आजू जी, इसके लिए ना हमें पिछले पूरे 75 साल के इतिहास को बड़े गौर से देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहला शायद बयान मुझे लगता है कि राणा सनाउल्लाह का ही आया, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी चीज़ें क्लियर की, भारत पर आरोप लगाया, कहा कि जी हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। तो मुझे लगता है कि एक सबूत तो तब भी मिला था, शायद कोई एक और घटना हुई थी जिसमें अभिषेक मिश्रा किसी का नाम आया था, वो पता नहीं कहाँ का कोई आम सा बंदा था, उसका नाम आया था। तो खैर उस पे नहीं जाते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि टेररिज्म और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट के लिए कौन-सा देश बदनाम है? किस देश पर टैग लगा है? क्या ये इंडिया है या क्या ये पाकिस्तान है? ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तान पर ये टैग बहुत लंबे टाइम से लगा हुआ है और टैग यूँ ही नहीं लगा। मैं अगर आपको कहूँ कि मुंबई अटैक सबसे बड़े हमलों में से इंडिया पर एक था। उसकी साजिश पाकिस्तान की ज़मीन पर रची गई। वहाँ से आतंकवादी आए, हमला किया। इसमें तो पाकिस्तान की सरकार को मानना पड़ा कि यस, ये लोग पाकिस्तानी थे। कसाब हो, आपकी मीडिया गई वहाँ पे, घर ढूँढ निकाला। हालाँकि अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो इंडियन था और ये था और वो था। ख़ैर, उस पे पाकिस्तान ने माना, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी जो भी हमले हुए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपके पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स के चीफ़ रहे हैं एयर मार्शल असगर खान, शायद अब वो इस जी, दुनिया में नहीं रहे। जी। उनका बयान है यूट्यूब पर, बाकायदा वीडियो बयान है, किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि हमेशा जो लड़ाई, झगड़े और युद्ध की जो पहल है, वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है और चारों लड़ाइयों का ज़िक्र किया उन्होंने। उन्होंने 48 वाली लड़ाई का भी कहा, उन्होंने 65 वाली लड़ाई का भी कहा, 71 का भी कहा, इनफैक्ट करगिल का कहा। कहा कि हर बार पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई, इंडिया ने डिफेंड किया। एक और आपके एयरफोर्स चीफ रहे हैं एयर मार्शल नूर खान, वो बहुत जी। मतलब उनका नाम बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी, इनफैक्ट हमारे यहाँ भी बड़ा नाम उनका सम्मान के साथ दिया जाता है, नूर खान का। उन्होंने भी ये बात कही थी कि हर बार गलतियाँ हम करते हैं, अग्रेसर हम बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान को ले लीजिए। इमरान खान ने ही ये बयान दिया था ना कि जी अल-कायदा के आतंकियों को ट्रेनिंग देना हमारे लिए सबसे बड़ी भूल थी। ये बड़ी हेडलाइन्स छपी थी ये। हुँ। आप बताइए कि इंडिया की तरफ से ऐसी कौन-सी घटनाएँ की गई हैं जिसमें कहा गया हो, जो प्रूफ मिले हों कि जी इतनी बड़ी आतंकवादी घटना जो है वो इंडिया ने करवाया? या यूएन के जो डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो चाहे हाफ़िज़ सईद हो, मसूद अज़हर हो, ज़कीउर रहमान लखवी हो, चाहे आपके यहाँ कई सारी बैंड ऑर्गेनाइज़ेशन हैं जिन पर यूएन डेज़िग्नेटेड टेररिज़्म का आरोप लगा है। आप अभी मुंबई अटैक की बात हुई है, तो आप साजिद मीर को ले लीजिए। वो पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। जब एफएटीएफ की ग्रिल से निकलना था, जब प्रेशर बढ़ा, तो आखिरकार गिरफ्तार करना पड़ा ना। हाफिज़ जी। सईद जेल के भीतर है ना। हुँ। तो बताइए बिल्कुल। क्या ऐसी चीज़ें आप अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे, तो हुँ, क्या इंडिया में ऐसा हुआ है कभी? या इंडिया की तरफ से ऐसा कोई पुख्ता सबूत मिला हो कभी? हुँ। तो इसलिए हमें ये मैं बात जी, हुँ। जी। जी, 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 आप कंप्लीट कर लीजिए। जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बात जब आप भी करें और मुझे लगता है कि पुख्ता सबूत वो माने जाएँगे जो कोर्ट में मान्य हो। आपके कहने से या मेरे कहने से ये साबित नहीं हो जाएगा। अगर कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम गए, तो हमारे पास पुख्ता सबूत है जिसके बाद काउंसलर एक्सेस से लेकर बाकी सारी चीज़ें मिली। उसके लिए आपके यहाँ कानून में बदलाव किए गए जिसका काफ़ी विरोध हुआ। आपको याद होगा आरज़ू जी, कि काफ़ी सारा विरोध हुआ आपके यहाँ उस केस को लेकर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सबूत वो पुख्ता हो। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई सबूत दे पाएगा? और जैसे कि कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में जाके बात करेंगे, तो वहाँ पर कोई सुनवाई होगी? क्योंकि अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही लग रहा है कि जो पाकिस्तान की हालत है इकोनॉमी की, ख़ास तौर पे अगर ले लीजिए, तो अभी तो कोई भी बात नहीं सुन रहा है। मगर इससे मामलात और ख़राब होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं हमको? बिल्कुल, मामलात खराब होते हुए नज़र आएँगे और मैं पता है आरज़ू जी, मैं यही सोच रहा था कि जब आपने मुझे बताया कि हमें इस पे बात करनी है, तो मैंने सोचा कि अच्छा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या ये टाइमिंग क्या कहती है? तो ये जो टाइमिंग एग्ज़ैक्टली। है, हुँ, आपकी हुँ, आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस ज़बरदस्त तरीके से जा चुका है। टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हो, हुँ, टेक्निकली। दूसरी बात
इलेक्शन आने वाले हैं। तीसरी बात कि इमरान खान पिछले कई टाइम से, बहुत लंबे अरसे से लगातार इंडिया की तारीफ किए जा रहे हैं। तो यहां से जो ये किया गया, ये जो प्लान किया गया, इससे एक तीर से तीन शिकार करने की कोशिश की गई। पहला, जनता का ध्यान जो है वो भारत का नाम ले लीजिए, भारत पर आतंकवाद का ठीकरा फोड़ दीजिए। जनता का ध्यान महंगे आटे और महंगे चीनी से और महंगे तेल से हटकर सीधे आ जाएगा, जय इंडिया इंडिया इंडिया। तो पहली चीज हो गई कि आपने जनता का ध्यान भटका दिया। दूसरी चीज हुई कि आपने इमरान खान जो लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, इससे क्या हुआ कि इमरान खान के खिलाफ भी ये बात जाएगी। एक तरफ अब इनके लिए कहने के लिए होगा ना, ये पीएमएलएन वालों के लिए, कि भाई एक तरफ इमरान खान देखिए लगातार तारीफ कर रहा है और वही इंडिया जो है वो कहां मुलविस है जी, टेररिज्म में। इसका लोगों को सबूत नहीं चाहिए, सरकार की तरफ से कह दिया गया, लोग जज्बे में आ गए। और तीसरी चीज कि आपने अपना फायदा किया, गेन किया इससे। तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो क्रंच चल रहा है वो, जनता का महंगाई से ध्यान भटकाना और इमरान खान को थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाना, उनसे उलट जाकर। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो मुझे लगता है कि ये मेरी एनालिसिस कहती है, ये तीनों चीजें की गई हैं जबरदस्त टाइमिंग के साथ कि जी इलेक्शंस करीब आने वाले हैं और इससे मोमेंट बन जाएगा। लेकिन आप भी सोशल मीडिया पे लोग काफी एक्टिव हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी है, लोग आपको सुनते हैं बहुत से और दूसरे लोगों को भी सुनते हैं जो यूट्यूब पर भी हैं और दूसरा सोशल मीडिया पे भी। आपको नहीं लगता कि अब जो पब्लिक है वो थोड़ी होशियार हो गई है, थोड़ी इंटेलिजेंट हो गई है, अब वो इस तरह की बातों में आएगी नहीं? आजू जी, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं एज़ ए पॉलिटिशियन देखूँ, मैं चाहे इंडिया की बात हम्म, करूँ या पाकिस्तान की बात करूँ, एज़ ए पॉलिटिशियन देखूँ, तो होता क्या है कि जो अर्बन एरियाज़ के मेरे वोटर्स हैं, वो तो थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे हैं, वो ढूँढ लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन मेरा जो मास वोट है, वो है रूरल में। वहाँ के लोगों को नहीं पता इतना, वहाँ के लोगों को रैलियाँ याद रहती हैं, वहाँ के लोगों को जलसे याद रहते हैं, वहाँ के लोगों को जलसे में बोली गई बातें याद रहती हैं। वो मोबाइल पे लेके सर्च नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी जो बात है, ये इसीलिए की जाती है कि भाई जनता जो है आपकी बातों में आ जाए। और देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, इधर से बयानबाजी होगी, उधर से बयानबाजी होगी। हम्म, अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यूएन में भी बात उठी, जैसा कि आपने बताया कि बिलावल भुट्टो ने बात उठाई, हिना रब्बानी खार ने भी कहा, बहुत सारी चीजें हुई। एक बात बताइए, जो जयशंकर साहब ने कहा, उधर से जो बात हुई वो हवा-हवाई बातें हुई। जयशंकर साहब ने जो कहा, उसके तो साक्ष्य है ना। अगर उन्होंने हम्म, कहा कि ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ पनाह देने वाले उपदेश न दें, तो क्या हम्म, ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ नहीं था? था, था। था ना? हम्म, हम्म, आपने हाफिज सईद को जेल में क्यों बंद किया है? बिल्कुल। इसी टेरर टेररिज्म फंडिंग फंडिंग है। और बिल्कुल। इसके लिए बंद किया है। तो जो हमारी तरफ से बातें कही जाती हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो बाकायदा हम्म, साक्ष्यों के साथ कही जाती है। और देखिए ये आप भी जानती हैं कि बिलावल भुट्टो साहब का और जयशंकर साहब का कोई मेल नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। बिल्कुल। जयशंकर हम्म, साहब बिल्कुल रूट से उठ के आए हैं। उनको हम्म, कहते हैं ना कि चांदी का चम्मच नहीं मिला है कि जी मैं खास परिवार से ताल्लुक रखता हूँ तो जो मैं विदेश हम्म, मंत्री बन गया। तो आप सोचिए कि इसमें उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस झलकता है और चीज़ें सब कुछ सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। अच्छा, एक और मज़ेदार बात हुई। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये बात यूएन में इसलिए भी उठाई गई क्योंकि प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को, तो भई अब अपोज़ तो करना है ना। ये भी वजह है। हम्म, दूसरी बात ये कि जी20 की प्रेज़ेंसी हमें मिली है, जी20 हम हम्म, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है, इस पूरे रीज़न के लिए। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है कि जी20 की प्रेज़ेंसी इंडिया को मिली है, ये छोटी-मोटी बात नहीं है और ये सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि हमारी इमेज अच्छी है, हमारे दूसरे देशों से संबंध अच्छे हैं, हम दूसरे देशों में जाकर उँगली नहीं करते, जैसा कि अक्सर पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, हर जगह तो प्रॉब्लम चल ही रही है ना। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जयशंकर साहब के बारे में तो ख़ैर मैं बिल्कुल एग्री करूँगी कि ज़ाहिर है कि कोई किसी किस्म का कंपैरिज़न नहीं है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ, क्योंकि वो अभी बिल्कुल नए-नए आए हैं और उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। इतनी उनकी उम्र है मेरे ख़्याल है तो उससे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस है जयशंकर साहब का। तो लेकिन आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आप इस बात को बढ़ता हुआ देख रहे हैं या इस बात के ऊपर ख़ामोशी हो जाएगी या थोड़े से बस स्टेटमेंट्स चलेंगे और उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी? देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है कि चूँकि इलेक्शंस हैं, तो इसलिए भी ज़्यादा इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। दूसरी बात कि ये बातें अभी आगे बढ़ेंगी। बढ़ेंगी इसलिए, इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले ओआईसी के कुछ जो मेंबर्स हैं, वो अभी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर गए और वहाँ से बयान आया कि जी, हम इस समस्या को हल करने के लिए कोई रास्ता निकाल रहे हैं, उस पे बात कर रहे हैं, जिसका इंडिया ने विरोध किया बहुत तगड़े तरीके से। अब आप इसको क्या कहती हैं? आप जब भी ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को छेड़ेंगी,
तो ज़ाहिर-सी बात है कि चीज़ें एस्केलेट होंगी, बात बढ़ेगी और जब बात बढ़ेगी तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों तरफ से बयान आएँगे, दोनों तरफ से चीज़ें की जाएँगी और वही हो रहा है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इलेक्शन तक तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद शायद थोड़ा-सा कूल डाउन हो मामला, लेकिन फिलहाल तो ये संबंध अच्छे होते हुए मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं और जिस तरह से बयान आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से लगातार, वो चाहे टेररिज़्म हो, चाहे वो कश्मीर पॉलिसी को लेकर हो, चाहे वो इस्लामोफ़ोबिया को लेकर हो, चाहे वो भारत में कोई भी काम हो उसको बढ़ा-चढ़ा कर वहाँ पे पेश किया जा रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये अभी ठंडा नहीं होने वाला, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन इससे आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आम आदमी तो ये नहीं चाहता है कि भारत के साथ जंग हो, ना यहाँ पर ऐसा होगा और ना ही भारत के लोग ये चाहते होंगे कि किसी किस्म की जंग या किसी जंग ना भी हो, चले इस किस्म की टेंशन जो है, वो भी आम आदमी पसंद नहीं करेगा। तो आप पाकिस्तान में तो हरगिज़ नहीं करेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको ये बात समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट से जो है ना इकोनॉमी हैंडल हो रही है, ना फॉरेन पॉलिसी हैंडल हो रही है, तो उन्होंने बीच में साथ-साथ वो टीटीपी वाले भी नहीं मैनेज हो रहे। तो उन्होंने बीच में उठा के एक शोषा छोड़ दिया है। लेकिन भारत में जो लोग हैं, वो क्या समझते हैं? उनको लगता है कि पाकिस्तान के साथ टेंशन बना के रखनी चाहिए या उनको लगता है कि नहीं, थोड़े से टर्म्स बेहतर होने चाहिए? देखिए, आज़ू जी, ऐज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें, तो कौन तनाव में रहना चाहता है? कौन चाहता है कि हुँ। उसके चारों तरफ अशांति फैली रहे और हम लगातार टेंशन में रहें कि नींद भी ना आए ढंग से? कोई नहीं चाहता। मुझे लगता है कि इंडिया के लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी तरह का तनाव हो, किसी तरह की लड़ाई हो और ज़ाहिर-सी बात है कि हम अगर लड़ाई चाहते, तो हमारे पास कई ऐसे मौके थे, जिन पर हम लड़ाई छेड़ सकते थे। वो चाहे मुंबई अटैक हो या उसके पहले जितने भी अटैक्स हुए, बाकी सारी चीज़ें हैं, उरी का हमला हो, पुलवामा हो, खैर वो सर्जिकल स्ट्राइक सॉरी एयर स्ट्राइक हुई, कौवे मरे, पेड़ गिर गए, वो अलग बात है। लेकिन हमने कभी भी लड़ाई की शुरुआत करने की कोशिश नहीं की। तो आप संदेश देखिए, अगर अटल बिहारी वाजपेयी गए लाहौर बस लेकर, तो वो हमारी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था, करगिल हो गया। अगर पीएम मोदी नवाज़ शरीफ से मिलने गए बिना किसी उसके बाद पुलवामा हो गया। तो आप समझिए कि हम कोशिश भारत की तरफ से हमेशा रही है, ना हमने कभी एक जंग छेड़ी, ना हमने ऐसी कोशिश की, हमने हमेशा कोशिश की, हाथ बढ़ाया। उस उलट पाकिस्तान से क्या होता है कि पाकिस्तान मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं चाहती होगी या होगी, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो चाहे आर्मी में हों, चाहे आपके पॉलिटिकल उसमें हों, जिनका बिना इंडिया बैशिंग के काम नहीं चलता। अगर उनकी रोटियाँ सेकनी बंद हो जाएँगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ से ऐसी चीज़ें होंगी और जब होंगी तो तनाव बढ़ेगा तभी उनको भी फलने-फूलने का मौका मिलेगा और यही हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम भी कोई जंग चाहती है जैसा कि आप कह रही हैं, हम भी कोई जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहेगी तो मजबूरन हमें पलट के जवाब तो देना पड़ेगा। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो फिर परेशानी हमें होगी। बिल्कुल, पलट के तो जवाब यहाँ से भी जाएगा और भारत से भी आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या पाकिस्तान एविडेंस दे, और अगर वो देता है तो उस पे भारत क्या करेगा? क्या रिएक्शन होगा? और अगर भारत कोई बात करता है पाकिस्तान के खिलाफ और वो भी कोई सबूत देते हैं, तो उस पे पाकिस्तान को भी उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान इस बार सबूत दे देता है, जिसका बार-बार अनाउंस किया जा रहा है कि जी हमारे पास हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंस हैं, हर कोई यही कह रहा है, जितने भी अभी तक मिनिस्टर बोले हैं। अब वो किस बात की कह रहे हैं, वो अभी तक उन्होंने तो यहाँ के मीडिया को नहीं बताया, तो मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन उनका कहना यही है कि हम यूनाइटेड नेशन में लेकर जाएँगे। अगर कोई सबूत दे दिया, फिर भारत क्या करेगा? अच्छा, मैं थोड़ा इतिहास याद दिलाना चाहूँगा आरज़ू जी। पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था और उसका हुँ। आरोप हमने आरोप क्या लगाया हमने, सबूत दिए, बड़े पुख्ता सबूत दिए। 1 नहीं 4-4 डॉसियर हमने सौंपे पाकिस्तान को। हमने टीम भी बुलाई, हमने कहा कि भैया देख लो हुआ। क्या हुआ उसका? पाकिस्तान ने कभी नहीं माना। मुंबई अटैकर्स जो प्रिपरेटर थे, जिन्होंने जो मास्टरमाइंड थे, क्या उनका क्या हुआ अब तक? रहमान लखवी कहाँ है? साजिद मीर चलिए आपने पकड़ा उसको, लेकिन ट्रीटमेंट क्या मिलती है? हाफिज़ सईद को अब तक क्या ट्रीटमेंट मिल रही है? तो ये सबको पता है, हमसे कुछ छुपा नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि आप प्रूफ लेकर आइए और बिल्कुल इंडिया की तरफ से तो मैं अगर रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो मैं तो कहूँगा आप लेके जाइए, आप यूएन में हमें घसीटिए, आप हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाइए और चलिए लड़ते हैं हम केस। आपके सबूत होंगे, हमारे सबूत होंगे, फिर बात हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, सबूत तो पुख्ता हो, जिस पर विश्वास तो हो कि आपने जो दिया है वो सही है। बिल्कुल, क्योंकि हाफ़िज़ सईद की तो आप लोग ख़ैर काफ़ी बात भी करते रहते हैं। हाफ़िज़ सईद को अरेस्ट भी कर रखा है, कहा भी गया है कि उसको 31 इयर्स के लिए जेल की गई है। अब ये नहीं पता कि वो जेल में है या वो सब जेल में है या उस हाउस अरेस्ट है,
ये तीनों चीज़ों में से क्या चीज़ है वो किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगी कि अगर हम थोड़ी-सी बात कर लें अफ़गानिस्तान साइड की, तो वहाँ से भी पाकिस्तान को मुसलसल जो है वो एक तरह की टेंशन मिल रही है और टीटीपी वगैरह की साइड से। तो आप समझते हैं कि उसका कोई असर भारत पे भी पड़ता है? देखिए नहीं, भारत पे नहीं पड़ेगा। इस समय देखिए पाकिस्तान ने जो कोशिश की अफ़गानिस्तान में घुसपैठ करने की या उस पे अपना एक तरह से हक जमाने की, मतलब जब से तालिबान उस पर काबिज़ हुआ अफ़गानिस्तान की सत्ता पर, तब पाकिस्तान को लगा कि यार अब ये अपना मौका आ गया है कि अब ये जो है वो हमारा इलाका है बॉस। लेकिन वो पड़ गया उल्टा। और अब मुझे जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वहाँ पे कि चमन बॉर्डर पे उधर तालिबान की तरफ से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और बड़े ज़बरदस्त वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी है, वॉर लाइक। तो भले पता नहीं वहाँ पे छन के कितनी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, बहुत ज़्यादा तनाव है वहाँ पे। तो देखिए, है, बिल्कुल। हुआ क्या है हुँ। हाँ, तो हुआ क्या है कि अब आपने भारत से भी रिश्ते खराब किए, आपके अफ़गानिस्तान से इस कदर रिश्ते खराब हो चुके हैं कि अब नौबत लड़ाई जंग तक पे आ चुकी है। इसमें अब आपको लगता है कि जी इकोनॉमी खराब है, ये है, वो है, आप लड़ेंगे कैसे? चाइना आपकी इसमें कोई मदद नहीं करने वाला, ये मैं आज लिख कर देता हूँ। चाइना इसमें कोई मदद नहीं करने वाला। चाइना ने आज से पहले भी आपकी कोई मदद नहीं की है। 99 करगिल की जंग में मुझे याद है कि मुशर्रफ साहब तो चाइना के होटल में बैठे थे और वो वहाँ से ऑडियो लीक हो गई उनकी एक लेफ्टिनेंट जनरल शायद अजीज साहब थे, उनसे बात कर रहे थे और वो ऑडियो लीक हो गई और इंडियंस को मिल गई। तो चाइना बताइए चाइनीज़ होटल में बैठ के अगर वो यहाँ पे आ गई चीज़ें, तो आप समझिए चाइनीज़ किसी का नहीं है। चाइनीज़ सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो वो इसमें मदद नहीं करेंगे। तो जंग लड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है जो आपके पास है नहीं अभी। तो लेकिन मेरे हिसाब से हुँ। जी, जी। जी, आप मेरे हिसाब से इस समय ये टाइम नहीं है कि आप ऐसी बातें करें। आप पहले अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, आप थोड़ा मज़बूत हो जाएँ, फिर आप जहाँ चाहे लड़ते रहिए फिर उसके बाद। वो चाहे यूएन में लड़ना हो, चाहे वैसे जंग लड़नी हो। देखिए, पाकिस्तान तो 2 बॉर्डर के ऊपर यकीनन टेंशन में है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो। लेकिन इंडिया भी जो है वो एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना से लड़ रहा है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि क्या कुछ हुआ। तो उसको आप किस तरह देखते हैं कि वहाँ से भी तो आप लोगों को टेंशन आ रही है चाइनीज़ साइड से? देखिए, सिर्फ़ हम 2 साइड से नहीं लड़ रहे हैं, हम 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, हमारे अंदर भी कुछ हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं। तो वो जनरल जो हमारे थे बिपिन रावत जी, उन्होंने ये बात हुँ। कही थी सॉरी, ये बात कही थी, तो ढाई फ्रंट की वॉर चल रही है, 2 नहीं है, पाकिस्तान तो 2 ही फ्रंट पे लड़ रहा है, हम ढाई फ्रंट पे लड़ रहे हैं। देखिए, टेंशन पहले भी थी, टेंशन अभी भी है और टेंशन आगे भी रहेगी। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि टेंशन क्यों है? चाइना को टेंशन इस बात की है कि वो एशिया में दूसरा जायंट पैदा हो रहा है, उसके बराबरी का, टक्कर देने के लिए। चाइना को ये बर्दाश्त नहीं है। आप देखिए कि ज़ीरो लॉकडाउन में चाइना की क्या हालत हुई है? रियल एस्टेट सेक्टर उनका बुरी तरह से तबाह हो चुका है। फाइनेंस, इकोनॉमी में उनका जो बबल फैलाया गया था कि जी ये है, वो सबसे उनकी मजबूत ताकत थी इकोनॉमी। अगर हम चाइना की बात करें तो सबसे मजबूती जो है वो इकोनॉमी थी उनकी। अब उसमें भी सेंध लग चुकी है, वो भी प्रॉब्लम में आ गई है। प्लस वहाँ से जो बड़ी कंपनीज़ थी, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होती थी, वो सब भाग रही हैं। कुछ इंडिया आ रही हैं, कुछ दूसरी जगहों पे जा रही हैं। तो इस बात को लेके भी चाइना बहुत टेंशन में है और चाइना के अंदर भी बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। मुझे लगता है आपके पास भी वीडियोज़ आते होंगे। चाइना में बहुत ज़्यादा विद्रोह शुरू हो गया है, विरोध हो रहा है। तो उससे हटाने के लिए ध्यान क्या होगा? आप इंडिया से टेंशन बढ़ाओ, तो नेशनलिज़्म बढ़ेगा, नेशनलिज़्म बढ़ेगा तो लोगों को आप थोड़ा शांत कर सकते हो कि जी, एक तरफ उधर लड़ाई चल रही है, अभी इधर छोड़ते हैं, अभी लड़ाई चल रही है, उस पे फोकस करते हैं। तो यही चीज़ें हो रही लेकिन सर ये बात तो पाकिस्तान के कई हैं। लोग भारत के लिए भी कह रहे हैं कि भारत भी इसीलिए टेंशन बढ़ा रहे हैं ताकि अंदर अगर कोई किस्म की प्रॉब्लम है या कुछ है अगर गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट के बाहर या कुछ भी तो उस पे ध्यान ना जाए। अब ये नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम लेकिन आपने खुद भी कहा कि हम तो ढाई फ्रंट लड़ रहे हैं तो फिर अंदर भी आपके यहाँ प्रॉब्लम तो चल रही है तो हो सकता है उससे भी टेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक चाइना के साथ भी इस किस्म की बात हो गई या आपको लगता है ऐसा नहीं है? लेकिन सॉरी, अगर ऐसा होता तो इनकर्जन की कोशिश हम तो नहीं कर रहे थे। हुँ। कोशिश तो चाइना की तरफ से हुई। पिट के गए चाइनीज़। वीडियोज़ भी आए हैं, थोड़ा पुराना वीडियो है, नए वाले भी आ जाएँगे अगले 2-3 हफ्ते में आ जाएँगे, कुछ ना कुछ कहीं से लीक हो जाएगा, तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। चाइना इतना हुँ। शांत क्यों बैठा है इस मामले पे? क्योंकि वो जानता है कि गलती उसके सैनिकों की है। बातचीत क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि पता है कि उसने जो स्टेप उठाया है इंडिया को घेरने का वो गलत स्टेप है और अब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और उसके नतायज जो हैं वो गड़बड़ हो रहे हैं। उसके यहाँ से कंपनीज़ जा रही हैं, उसकी इकोनॉमी गड़बड़ हो रही है, अंदर विद्रोह शुरू हो गया है, तो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है। इंडिया नहीं कर रहा फेस। इंडिया में जो अंदर से प्रॉब्लम्स हैं वो
सिर्फ उस पे है कि भाई चाइना कुछ कर रहा है, आप बोल नहीं रहे, चाइना का नाम नहीं लेते। अरे नाम लेने की क्या अपोजिशन ज़रूरत की है? तरफ से, अपोजिशन की हाँ, तरफ से। अपोज़िशन तो ज़ाहिर-सी बात है इधर पॉलिटिक्स है। हुँ, लेकिन बिल्कुल। चाइना जैसे हालात हमारे यहाँ नहीं है ना कि विद्रोह हो रहे हैं, लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ रहा है, यहाँ पर हुँ। घरों को वेल्ड किया जा रहा है कि भाई बॉस 2 महीने का राशन दे दिया, बाहर मत निकलो। ऐसी चीज़ें तो हमारे यहाँ नहीं हो रही। हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, हम अभी हाल ही में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। तो ये भी तो देखना है। बिल्कुल ऐसा ही है और यहाँ पे मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि बिल्कुल दोनों तरफ क्या हर तरफ अमन होना चाहिए और पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत से लोग जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि हमें इस किस्म के इल्ज़ामात और इस किस्म के एलिगेशंस जो हैं, वो भारत पे या किसी भी कंट्री पे नहीं लगाने चाहिए। अगर इकोनॉमी हैंडल नहीं हो रही है, अगर आपसे फॉरेन पॉलिसी नहीं मैनेज हो रही, तो पहले उसको कर लीजिए ताकि दुनिया में कोई आपकी बात सुने, वरना ऐसे तो सिर्फ़ इल्ज़ाम लगाने से कोई बात नहीं सुनेगा। बहुत शुक्रिया आलोक जी कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू थैंक सो यू मच। आरज़ू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।